हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इर्द गिर्द कई लव स्टोरीज सुनते और देखते रहते हैं। इन लव स्टोरीज में कुछ जोड़ों का मिलन और कुछ के हिस्से में जुदाई आती है। मगर आज एक ऐसी लव स्टोरी या क्राइम स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दो प्यार करने वालों ने हैवानियत की इंतहा कर दी। आज का केस उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा का है। अमरोहा के गांव बावन खेड़ी में एक टीचर मास्टर शौकत अली और उनकी फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली में कुल 7 लोग थे। उनकी बीवी हाशमी, बड़ा बेटा अन्नीस और उसकी बीवी अंजुम और उन दोनों का एक 10 महीने का बेटा अर्श, मास्टर शौकत का छोटा बेटा राशिद और इकलौती बेटी शबनम। और मास्टर शौकत के घर में उनकी भांजी भी उनके साथ रहती थी जिसका नाम राबिया था। ये फैमिली एक वेल सेटल्ड और पढ़ी लिखी फैमिली थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और छोटा बेटा राशिद मेरिट से बीटेक कर रहा था। शबनम ने भी डबल एमए किया था और एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी। बावन खेड़ी में इस फैमिली को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता था। मगर एक रात उस फैमिली पर ऐसी कयामत टूटी कि न सिर्फ रिश्तेदार या पड़ोसी बल्कि पूरे बावन खेड़ी में लोग हैरतज़दा हो गए। होता कुछ यूँ है कि 14 अप्रैल 2008 को मास्टर शौकत के घर से अचानक रात तकरीबन 2:15 बजे शबनम के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। पड़ोसी आवाज़ें सुनकर परेशान होकर मास्टर शौकत के घर की तरफ भागते हैं। बाहर का मेन गेट अंदर से बंद होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। शबनम घर की पहली मंजिल से उतरकर नीचे दरवाज़ा खोलती है तो पड़ोसी भी उसके साथ घर में दाखिल होते हैं। घर की पहली मंजिल पर पहुंचकर उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। वहां घर के 7 लोगों की लाशें लहूलुहान पड़ी थीं। शबनम रोते रोते पड़ोसियों को बताती है कि चोर डाकू आए थे और सबको मारकर चले गए। उनमें से एक पड़ोसी पुलिस को इत्तला देता है। पुलिस जब वहां क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वो खुद भी इस दरिंदगी को देखकर हैरान रह जाती है। 10 महीने के छोटे बच्चे को छोड़कर बाकी 6 लोगों के गले किसी तेज धार आले से काटे गए थे। सुबह तक ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है। लोग इस हादसे से खौफजदा हो गए क्योंकि एक हफ्ते पहले शबनम के घर के करीब ही एक और घर में चोरी की वारदात हुई थी। इस हादसे के बाद इकलौती बची शबनम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शबनम के अचानक इस तरह अपनी पूरी फैमिली को खो देने पर लोगों की भी हमदर्दियां उसके साथ और बढ़ गईं। लोग पुलिस पर गुस्सा थे। इस गम और गुस्सा की वजह से लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों के इस तरह सवाल उठाने पर हसनपुर थाने के इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये केस इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को दे दिया गया। अब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं। लाशों की हालत देखकर उनको कुछ शक हुआ। जिस तरह से लाशों पर चादरें डली हुई थीं, मगर फिर लाशों का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने शबनम से उस रात के हवाले से तफ्तीश करने का सोचा, मगर एक अकेली बची शबनम का इस सदमे से बहुत बुरा हाल था। मगर उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं था कि जिससे इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इतने गहरे सदमे के बावजूद शबनम ने पुलिस को बताया कि उस रात नीचे की मंजिल पर बहुत गर्मी हो रही थी तो वो सोने के लिए छत पर चली गई। आधी रात को कुछ लोग पीछे की दीवार चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचे और सबको मारने के बाद मेन गेट से बाहर भाग गए। शबनम की इनिशियल स्टेटमेंट के बाद उसके पड़ोसियों के भी बयान लिए गए, मगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से कुछ अजीब सा लगा क्योंकि पड़ोसियों ने बताया था कि जब उन्होंने शबनम के चीखने की आवाज़ें सुनी और वो मदद के लिए आए तो घर का मेन गेट अंदर से बंद था। अब सवाल ये था कि घर का मेन गेट अंदर से किसने बंद किया था। अब पुलिस शबनम के बयान के मुताबिक घर की पिछली दीवार का जायजा लेने लगती है, मगर घर की पिछली दीवार 14 फुट लंबी थी जिस पर सीढ़ी के बगैर चढ़ना मुमकिन नहीं था और ना ही वहां किसी सीढ़ी के या किसी के पाँव के निशान थे। दूसरा, शबनम ने कहा था कि वो छत पर सोने गई थी तो छत पर कोई बिस्तर मौजूद नहीं था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि बच्चे को छोड़कर बाकी 6 लोगों को नशा आवर अद्वियात दी गई थीं और बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। अब जैसा कि आईओ आरपी गुप्ता को शुरू में लाशों पर पड़ी चादरें देखकर शक हुआ था, वो यही था कि जब किसी इंसान का गला काटा जा रहा हो तो वो अपने डिफेंस में हाथ पैर मारेगा। अगर इन लाशों पर पड़ी चादरें ऐसी थी जैसे सोते वक्त किसी ने ओढ़ी हों और जैसे ही उन पर हमला किया गया उनके गले काटे गए तो वो पहले से नशावर अद्वियात की वजह से बेहोश थे। पुलिस को घर की छानबीन के दौरान नशावर अद्वियात भी मिल गई, मगर पुलिस इस बात पर हैरान थी कि ये नशावर दवा सबने खाई तो शबनम इससे कैसे बच गई। और शबनम के बयान और इस इंसिडेंट में कोई तालमेल नहीं था। पुलिस के इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ शबनम के पास थे, मगर अभी पुलिस खुलकर शबनम से तफ्तीश भी नहीं कर सकती थी।
क्योंकि उसके इर्द गिर्द के लोगों में शदीद गुस्सा भरा हुआ था और पुलिस भी माहौल के ठंडा होने का और लोगों के गुस्से के कम होने का इंतजार करने लगी। शबनम के मुसलसल रोने धोने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब पुलिस के जहन में और सवाल खड़े हो गए। इसी दौरान इस इंसिडेंट की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंची। अब उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती इस इंसिडेंट के तीसरे दिन खुद बावनखेड़ी पहुंची। शबनम को दिलासा और हौसला दिया और तफ्तीश को तेज करने के ऑर्डर्स भी दिए। मायावती फैमिली की इकलौती बच्ची शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे के लिए देना चाहती थी, मगर जैसे ही आईओ आरपी गुप्ता को इस मुआवजे का पता चला तो उन्होंने मायावती के पीए को इस 5 लाख के मुआवजे की अनाउंसमेंट से रोका और बताया कि वो इस केस को सुलझाने के करीब हैं। कुछ वक्त के लिए मुआवजे के ऐलान को टाल दिया गया। अब आता है 18 अप्रैल 2008 का दिन। पुलिस को अपने किसी मुखबिर से सलीम नामी आदमी की टिप मिलती है और पड़ोसियों से भी उसके बारे में पता चलता है। पुलिस पूरे बावनखेड़ी में सलीम को ढूंढती है, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिलती। बावनखेड़ी से 14 किलोमीटर दूर गजरोला से पुलिस सलीम को पकड़ती है। शुरू में सलीम ने टालमटोल शुरू कर दी, मगर पुलिस की सख्ती करने पर वो सारा माजरा बयान करता है। शबनम से इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी हो जाता है तो पुलिस शबनम से पूछताछ करती है। पहले तो शबनम अपना पुराना बयान दोहराती रहती है, मगर जब उसका सामना सलीम से करवाया गया तो उसके सामने अपने गुनाह को कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इन कत्ल के पीछे की कहानी ये थी कि लगभग 1-1.5 साल पहले शबनम की मुलाकात सलीम से हुई थी। वो भी बावनखेड़ी का रहने वाला था। सलीम 8वीं पास था और लकड़ी का काम करता था। दोनों में दोस्ती बढ़ी और प्यार हो गया। जब शबनम के घर वालों को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया। शबनम एक पढ़ी लिखी और असर व रसूख रखने वाली फैमिली से बिलोंग करती थी। दोनों की फैमिली में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। उसके घर वाले हर लिहाज से सलीम के खिलाफ थे और शबनम की हर कोशिश के बावजूद वो राज़ी नहीं हुए, मगर शबनम ने भी उनके मना करने के बावजूद सलीम से रिश्ता नहीं तोड़ा था और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब शबनम ने सलीम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा दे, क्योंकि अगर वो कोर्ट मैरिज नहीं करते तो शायद उन्हें दर दर की भीख मांगनी पड़ती और अगर शबनम के घर वाले ही नहीं रहते तो उनकी हर चीज़ की मालिक शबनम होगी। शबनम और सलीम के इस प्लान में सिर्फ एक ही परेशानी थी कि घर वाले 6 थे और ये 2, तो तय हुआ कि उन सबको मारने से पहले बेहोश किया जाए। सलीम अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर पागवाड़ा से बेहोशी की दवा लाता है। उसने ये दवा अपने गांव से नहीं खरीदी थी ताकि किसी को भी कानो कान इसकी खबर ना हो, और गांव में तो सब एक दूसरे को जानते हैं तो वहां से खरीदना ठीक नहीं था। अब रात के खाने के बाद शबनम सब घर वालों को चाय में वो दवा मिलाकर पिला देती है, क्योंकि 10 महीने का बच्चा चाय नहीं पीता तो उसकी बॉडी से पोस्टमार्टम में भी दशावर दवा नहीं मिली थी। इसके बाद सलीम आधी रात को कुल्हाड़ी लेकर शबनम के घर आता है और शबनम के साथ मिलकर एक एक करके कुल्हाड़ी के वार करके सबका काम तमाम कर देता है। इसके बाद शबनम के 10 महीने के भतीजे का गला दबाकर उसे भी मार देता है। शबनम घर के मेन गेट से सलीम को भेजकर कुंडी लगा देती है और सलीम पास ही के एक तालाब में कुल्हाड़ी को फेंक देता है। अब थोड़ी देर के बाद शबनम को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है तो उसका भतीजा गला दबाने के बावजूद मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। अब शबनम सलीम को कॉल करती है और अपने भतीजे का बताती है तो वो वहाँ दोबारा आने से मना कर देता है। तो शबनम खुद अपने हाथों से अपने 10 महीने के भतीजे का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सब मर चुके हैं तो फिर वो हंगामा करके पड़ोसियों को इकट्ठा करके तमाशा वगैरह करती है। अब पुलिस शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद उन्हें 19 अप्रैल 2008 को गिरफ्तार कर लेती है। कबूलनामे के बाद पुलिस ने सलीम की निशानदेही पर तालाब से कुल्हाड़ी, मोबाइल फ़ोन और खून के धब्बे लगे कपड़े बरामद किए। शबनम के घर से भी उसके मोबाइल और कपड़े बरामद किए गए। पुलिस को शबनम के कमरे से एक और सिम कार्ड भी मिला, जिसकी डिटेल से पुलिस को पता चला कि कत्ल की रात 7:30 से लेकर 2:09 तक इन दोनों ने एक दूसरे से 52 बार बात की थी, मगर रात 1:09 से 1:50 तक एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि ये वही वक्त था जब उन्होंने शबनम के घर के 7 लोगों का कत्ल किया था। पुलिस ये सारे सबूत और बयान के साथ इन दोनों को अदालत में पेश करती है। जुलाई 2010 को अमरोहा की कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाती है और कोर्ट पुलिस की तारीफ भी करती है कि इतना जल्दी और एफिशिएंटली ये केस सॉल्व किया गया।
अब शबनम जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है और जेल के कानून के हिसाब से ये बच्चा 6 साल की उम्र तक अपनी माँ के साथ ही रहता है। कुछ अरसे बाद शबनम और सलीम लोअर कोर्ट की फांसी की सज़ा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अप्रैल 2013 में अपना फैसला सुनाती है। इसके बाद 2015 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट भी उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। 2016 में शबनम का बेटा 6 साल का हो चुका था। अब जेल मैनुअल के हिसाब से किसी भी बच्चे को 6 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता, तो बच्चे की एडॉप्शन के लिए अखबार में ऐड दिया जाता है। इस ऐड को देखकर उस्मान सैफी बच्चे को गोद लेने के लिए दरख्वास्त करता है। उस्मान सैफी शबनम के ही कॉलेज में पढ़ता था। शबनम ने कई बार उसकी हेल्प की थी और एक बार तो उसकी कॉलेज फीस भी दी थी। दोनों के दरमियान जान पहचान भी थी। उस्मान शबनम को अपनी बहन मानता था, इसलिए शबनम के बच्चे को गोद लेना चाहता था। शबनम और उस्मान की मुलाकात करवाई गई और बाद में कागजी कार्रवाई भी की गई। शबनम ने उस्मान के सामने 2 शर्तें रखी थीं कि कभी भी उसके बेटे को उसके गांव ना लेकर जाए और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाए। अब तक हर कोर्ट शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुना चुकी थी, तो शबनम ने एक आखिरी कोशिश की। उसने इंडिया के प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन लगाई और उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदलने की दरख्वास्त की। प्रणब मुखर्जी उस वक्त के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस क्राइम की नौइयत को देखते हुए ये मर्सी पिटीशन खारिज कर दी। 2021 में जब शबनम का डेथ वारंट जारी किया गया तो उसमें डेट और टाइम क्लियर नहीं था। शबनम ने फिर एक मर्सी पिटीशन लगाई। अभी तक उसका डेथ वारंट इशू नहीं किया गया। 2021 में एक बार फिर ये केस सुर्खियों में आया। हाल ही में शबनम का बेटा जो कि 14 साल का है और एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है, उसने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मर्सी पिटीशन भेजी है, जिसमें अपनी मां की फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदलने की रिक्वेस्ट की है। शबनम ने प्यार और लालच में आकर अपने घर वालों पर कोई रहम नहीं किया, यहाँ तक कि 10 महीने के बच्चे को भी बेरहमी से मार दिया। ऐसे में इन दोनों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बावनखेड़ी के लोग आज भी शबनम के नाम से लरज़ उठते हैं। फिर किसी ने उस गांव में अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। अगर शबनम को फांसी हुई तो वो आज़ाद हिंदुस्तान की वो पहली औरत होगी जिसे फांसी मिली हो। इस केस के हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।